नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, परसों से ग्राम सचिव के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 9 और 10 तारीख को ग्राम सचिव का पेपर है, ठीक है। तो हिंदी तो देखो उसमें आनी है, तो मैं आप लोगों को हिंदी के टॉपिक्स कवर करवाऊंगी जितने हो सकेंगे उतने। तो आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार, तो देखिए वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो सकते हो। अपने हिंदी में वर्ण क्या है? 2 तरह के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन 2 तरह के वर्ण हैं। पहले मैं आपको स्वरों के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो स्वर को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम व्यंजन करेंगे। तो देखिए स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्वर? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता या मदद नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है भाई। ये स्वर की परिभाषा, क्योंकि देखो पीछे एग्जाम्स हुए थे, उनमें परिभाषाएं भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसलिए परिभाषा को भी ध्यान में रखना कि स्वर किसे कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता या मदद नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। देखिए स्वर एक बार मैं क्लियर करती हूँ, कौन कौन से स्वर है। देखो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, और ए। यही है ना सारे स्वर? क्यों नहीं? यही होंगे सारे स्वर। देखो अब क्या है, जिस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बतानी है हमें? 11 बतानी है। 11 में कौन कौन से शामिल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। समझ गए? इसमें ये 2 नहीं आएंगे, ठीक है। स्वरों की संख्या पूछी जाए तो हमें कितनी बतानी है? 11। अगर ये पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे हमें बतानी है 10 बतानी है। तो 10 कैसे होंगे? उस 10 में देखो क्या आ जाएगा? ये री नहीं आएगा, ठीक है। 10 में समझ गए? तो फिर 10 हो गए नहीं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो देखो सारे टोटल लिखे हुए कितने हैं? 13। तो ध्यान रखना, अगर नॉर्मली पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो बताने हैं 11। अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो बतानी है उच्चारण के आधार पर 10, और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती तो बतानी है 13। ये बातें ध्यान रहेंगी। अब बात सुनो। अब स्वरों का बंटवारा किया गया है। कुछ स्वर इनमें से ह्रस्व स्वर भी है, छोटे भी है, कुछ बड़े हैं। तो एक बात सुनना, अगर ये है भाई ह्रस्व स्वर कितने हैं, मतलब छोटे स्वर कितने हैं, और कौन से इसमें से? ह्रस्व स्वर कह लो, छोटे स्वर कह लो, या मूल स्वर कह लो। छोटे स्वर या मूल स्वर, इनको मूल स्वर भी बोलेंगे। कौन से हैं? 4 हैं, जल्दी बोलो। देखो 4, कौन कौन से 4 है मैं बता रही हूँ। ए, ई, उ और री। ये 4 जो स्वर है ना, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, छोटे स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं भाई। ध्यान है ये, ठीक है। तो ये हो गया कि ह्रस्व स्वर 4, छोटे स्वर 4 है, मूल स्वर ये 4, मतलब यही है, ठीक है। हाँ, अब देखो दीर्घ स्वर कौन से हैं?
ये देखो सामने मैंने इसीलिए लिखे हुए ताकि ध्यान रहे तुम्हें। अब ये छोटे स्वर तो 4 हो गए। दीर्घ स्वर जिनको संधि स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं। अगर ये पूछे संधि स्वर कितने हैं तो भी 7, दीर्घ स्वर कितने हैं 7, बड़े स्वर कितने हैं 7। लेकिन है कौन से वो देखो, ये है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए ये 7? बोलो 3 पीछे 1 7। तो ये सातों अपने क्या है, दीर्घ स्वर हैं, बड़े स्वर हैं, इनको संधि स्वर भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए संधि स्वर कितने हैं या संधि स्वर कौन सा है, ध्यान करो संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इनके सभी दो से बने हुए हैं, तो संधि हो रही है इनके बीच में। आ है जैसे ए धन ए, आ हो गया, ई धन ई हो गया, समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो अब बात सुनो, अब यहाँ आओ, ये दो, ये अंग और आह, ये क्या है अपने, ये दो अयोगवा हैं, दो अयोगवा हैं, इनका क्या नाम है, अयोगवा। अगर पूछे जाए अयोगवा कितने हैं, 2। अब इनका नाम क्या है, नाम देखो, ये अनुस्वार है, इसका नाम क्या है, अनुस्वार, और ये क्या है, विसर्ग। ठीक है, ये है विसर्ग। तो ध्यान कर लो, ये दो अपने अयोगवाह हैं, अयोगवाह, क्या ये अयोगवाह। ठीक है, अब इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं, अयोगवाह इनको इसलिए कहते हैं, देखो अयोग, अयोग, इनका योग नहीं बैठता, ना तो ये स्वर और ना ये व्यंजन, अयोग है, वाह, लेकिन फिर भी हम इनका क्या कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, अयोगवा। तो हिंदी में 2 अयोगवा हैं और दोनों के नाम क्या हैं, एक तो है अनुस्वार और एक है विसर्ग। अब बात सुनो, अनुस्वार, अनुस्वार देखो ये, इसका उच्चारण होता है नाक से, नाक से होता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो गया, नासिक के हो गया। जैसे क्या है, अंक, पंख, समझ रहे हो अपनी, क्यों नहीं समझ रहे? अब देखो ये क्या है, विसर्ग, ये विसर्ग है, इसका उच्चारण किस है में होता है। जैसे देखो अतः, अतः, प्रातः, ठीक है, इसका उच्चारण है में होता है, मतलब क्या, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। अगर ये पूछा जाए विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, क्योंकि है में उच्चारण होता है, और है क्या है का उच्चारण स्थान कंठ है। ये है अपना अनुस्वार और इसका उच्चारण स्थान है नासिक, नाक से बोला जाता है। क्लियर नहीं, ये सारे क्लियर हो गए। अब इनके उच्चारण स्थान और मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये पूछ लिया जाता है ए का उच्चारण स्थान क्या है या ई का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो मिटा रही हूँ अभी मैं, और देखो इनको याद करने का तरीका देखो, कैसे याद रखोगे इनको। जोड़े बनाओ इनके, ए आ, ठीक है, ई ई, उ उ, री को अकेला, री, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए आई, ओ आउ, और अंग और हा, जो ये थे ना अपने 2 अयोगवा, इनको ले लो सिंगल सिंगल अकेले। हाँ देखो, याद करने के लिए ऐसे याद करो इनको, ए आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ। ये दोनों किससे पढ़े जाते हैं, कंठ से, कंठ, ठीक है। ई ई, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तालु कह लो या तालव्य कह लो, एक ही बात है, तालव्य है। उ उ, ओष्ठ है, ओष्ठ, ओष्ठ है इनका उच्चारण स्थान। री, री क्या है, मूर्धा, मूर्धन्य कह लो, एक ही बात है, मूर्धा या मूर्धन्य है इसका उच्चारण स्थान, मूर्धा, मूर्धन्य। देखो अब ए
आई। देखो भाई एग्जाम में पूछा जाता है ए आई या ओ में से कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। लगभग एग्जाम में पेपर उठा के देख लो, ए आई का या फिर ओ का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो ध्यान सुनो, ए आई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालव्य। अकेला कंठ नहीं बताएंगे, अकेला तालु नहीं बताएंगे, कंठ तालव्य है इनका उच्चारण स्थान। ये है कंठ तालव्य। ठीक है, अब देखो ओ औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है, और अंग और आहा, देखो इसका बताया था मैंने, अनुस्वार है ना, तो इसका उच्चारण स्थान क्या बताया था अभी? नासिक। इसका उच्चारण स्थान हो गया नासिक, नाक से बोला जाता है। और ये है अपना विसर्ग। विसर्ग का बताया था मैंने, है नहीं, इसका उच्चारण होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। हाँ, तो ये क्लियर करो भाई, कंठ हो गया भाई। स्वर के हो गया नहीं? चलो मैं नेक्स्ट आगे देखो, एक दो बातें और बताती हूँ मैं तुम्हें स्वर के लिए। एक पूछा जाता है उदासीन स्वर कौन सा है अपना? उदासीन स्वर ए। अगर ये पूछा उदासीन स्वर कौन सा है, तो अपने अर्ध स्वर कहलाते हैं तो वो व्यंजन, लेकिन अर्ध स्वर कहलाते हैं। वो कौन से हैं? अर्ध स्वर, यह और वह, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ध्यान रहेगा। अब मैं चल रही हूँ व्यंजन पर। ठीक है, अब व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन याद है नहीं? देखो मैं सारों को लिखती हूँ, अभी लिख के पूरा कंप्लीट करवाती हूँ इसको। ठीक है, उच्चारण स्थान भी यही बताऊंगी, उनके भेद भी और सारा। तो देखो क ख ग घ और च छ ज झ और ट ठ ड ढ त थ द ध न। ठीक है, फिर प फ फ ह म, य र ल व, श स श ह। फिर है अक्षत्र य और श। यही है ना सारे टोटल? अब बात सुनो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, सबसे पहले तो ये हम व्यंजन कर लेना। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, व्यंजन कहते किसे हैं? देखो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता या मदद लेनी पड़ती है, मतलब स्वरों की सहायता के बगैर ये नहीं बोले जाते। देखो जैसे क है तो क के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी आ की। का है, का के लिए मदद लेनी पड़ेगी आ की है मदद लेनी पड़ेगी ई की। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है? अपनी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया? 5। ये है प्रथम वर्ग, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 वर्ग, 5 वर्ग है ये। इनको क्या है, इनके प्रथम अक्षर से ही जाना जाता है। ये है क वर्ग, ये तो हो गया क वर्ग, ये हो गया च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। 5 हो गए ना। अपनी वर्णमाला को 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 हो गए नहीं? हो गए। अब हर एक वर्ग में 5-5 है, हर एक वर्ग में 5-5 है, तो कितने हो गए टोटल? मतलब क से लेकर मैं तक 5
पांचों वर्गों में कितने हो गए टोटल वर्ण? 25 हो गए। इन 25 को क्या बोलते हैं हम? स्पर्श व्यंजन। ध्यान करना, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ये सारे। पेपर में पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखो जो पांचों वर्ग है ना, 5 वर्ग है, हर एक में 5 5 है, 25 हो गए। कै से लेकर मैं तक 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वो मुख के किसी ना किसी भाग को, अवयव को, ठीक है, पार्ट को स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ध्यान रहेगा, पांचों वर्गों के 25 कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन रहेगा यार। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद है भाई य, र, ल, व, चार। ठीक है, इसके बाद में फिर ये भी 4 है और फिर ये भी 4 है। इनका क्या नाम है? य, र, ल, व, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम है इनका? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। इनका क्या नाम है? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और ये 4 कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि दो व्यंजनों से बने हैं ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इनका नाम है संयुक्त व्यंजन। ध्यान रहेगा। 25 शुरू वाले क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। श है ये 4 हो गए अपने ऊष्म व्यंजन, और और श्र ये हो गए अपने संयुक्त व्यंजन। ठीक है भाई, समझ आए इतना? अब देखो, इनको मैं मिटा रही हूँ। अब इनके उच्चारण स्थान क्योंकि लिखे हुए हैं तो मैं यही बता देती हूँ। याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ मैं तुम्हें, जो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो, क्योंकि उच्चारण स्थान जरूर पूछे जाते हैं बेटा, किसी भी कोई भी एग्जाम हो। तो देखो, अब मैं तुम्हें उच्चारण स्थान बता रही हूं। एक लाइन याद रख सकते हो, कति। अपनी देसी भाषा में है भाई एक लाइन, कति मूंद ओठन है। इस लाइन को याद कर सकते हो, कति मूंद ओठन है, कर सकते हो। अगर ये लाइन याद है ना, तो तुम्हें जो अपने स्पर्श व्यंजन है ना, जो 25 का याद हो जाएगा। अगर एक एक अक्षर का याद करोगे तो याद नहीं रहेगा बेटा। इस लाइन को याद रखो। देखो, पहला वर्ग कौन सा है अपना? क वर्ग। तो पहला वर्ग क्या हो गया? कंठे हो गया। दूसरा वर्ग क्या है? तालव्य। दूसरा हो गया तालव्य। ठीक है, तीसरा क्या हो गया अपना? मूर्धा। चौथा क्या हो गया अपना? दंत। पांचवा वर्ग क्या हो गया अपना? ओष्ठ। आप सोचोगे नहीं क्या है? बोलिए तो पांचों वर्ग आ गए ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये न्याय क्या है? न्याय को याद रखो कि पांचों वर्गों का जो पंचम अक्षर है वो नासिक के होता है। पांचों वर्गों का पंचम अक्षर नासिक के। ठीक है, तो इसके लिए नोट कर सकते हो, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक के। ये ट्रिक याद रखो भाई, 25 का याद हो जाएगा। देखो, पहला वर्ग कौन? 5 वर्ग है। पहला कंठे, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंते, पांचवा ओष्ठ। और न से मतलब है पांचों वर्गों का जो पंचम अक्षर है वो नासिक के होता है। क्लियर है? 25 का हो गया याद? हो गया नहीं? एक और ट्रिक बताओ, इससे भी आसान इंग्लिश की। ये तो देसी भाषा की थी। तो देखो, अपने तरीके से जो तुम्हें अच्छी लगे उसको अपने दिमाग में रखना। एक बाइक का नाम है केटीएम। बाइक है नहीं? केटीएम। तुम उसके सामने डोन और लगा दो, केटीएम के मतलब डोन बन जाओ। तो केटीएम
KTM डोम। आप भी कर सकते हो, बच्चों का बात हुई है, ये सिंपल है उससे भी। पहला वर्ग क्या है? कंठ। दूसरा क्या है? तालव्य। तीसरा मूर्धन्य। चौथा दंत। और फिर है ओष्ठ। और एन से मतलब हो गया वही। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? नासिक होता है, याद रहेगा। ये हो गया प्रत्येक वर्ग का, लिख लेना, ठीक है, इतना टाइम नहीं है अभी। हो गया, तो ध्यान रखो 25 का हो गया बेटा, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो, मिटा रही हूं इसको। अब देखो, देखो ये तो क्या है बेटा, सुनो, इनमें तो क्या है, दो दो मिले हुए हैं, इनका तो आज आ चुका। अब बात सुनो, बात रहेगी इन दो की, इनका भी याद करने का तरीका देखो। यह और शय, ये दोनों तालव्य है भाई, ये दोनों क्या है? तालव्य। ऊपर नीचे ध्यान कर लो, समझ गए? ये दोनों तालव्य। र और शय मूर्धन्य, ये है मूर्धन्य। और ल और श ये दंत, ये हो गया भी दंत। समझ गए? अब बात सुनो भाई, व का पूछा जाता है एग्जाम में। व का, व ये दांत और होठ दोनों से बोला जाता है, तो इनको सिंगल सिंगल ले लो। ये है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दांत और होठ दोनों से बोला जाता है, वह याद रहेगा। और ये क्या है? है का अभी हमने किया था कंठ। हो गए अपनी सारे उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन कंप्लीट, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? हो गया, हुआ नहीं? हाँ। अब देखो कुछ बातें इसके लिए, और इस चैप्टर में कुछ बातें हैं, दो चार वो देखते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन परसों ही अपना पेपर है, इसलिए हम फटाफट कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हमारे काम आए। तो देखो, एक र और ल, इनके नाम पूछे जाते हैं भाई। र और ल, इनके नाम पूछे जाते हैं कि ये कौन से व्यंजन है। तो बात सुनो, इनमें से एक व्यंजन है लुंठित और एक व्यंजन है पार्श्विक। तो तुम याद कैसे करोगे? देखो मैं बताती हूँ। ले में ले, लुंठित में ले आता है ना, उल्टे चल पड़ो, मतलब ये तो हो गया लुंठित और ये हो गया पार्श्विक। इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन। ध्यान कर लो इन दोनों को, रे और ले, याद रखने के लिए ध्यान कर लो। ले लुंठित, लुंठित में ले आता है, तो ले लुंठित नहीं है, रे लुंठित है। और ले क्या है? पार्श्विक। रे को लुंठित व्यंजन क्यों बोलते हैं? जब हम रे का उच्चारण करते हैं, बोल कर देखो रे को, रे का उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर से नीचे एकदम लुढ़कती है, रे ऊपर लगती है तालू में और नीचे लुढ़कती है, रे तो लुंठित, ठीक है, कंपल्ली होता है। फिर लय को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व मतलब होता है बगल। जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो मुख के बगल मतलब साइड से प्राणवायु निकलती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर ये पूछा जाए अपनी काकल्य ध्वनि कौन सी है, काकल्य ध्वनि है अपनी काकल्य ध्वनि है, काकल्य ध्वनि। यहाँ उंगली रखो और बोल कर देखो, है झटके के साथ अपनी उंगली झटका खाती देखो, है, ठीक है, ये है अपनी काकल्य ध्वनि। या विसर्ग को भी कह सकते हैं क्योंकि विसर्ग का उच्चारण है नहीं होता है, तो काकल्य ध्वनि है अपनी ये, ध्यान है भाई। हाँ, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूं, ठीक है भाई, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान भेद वगैरह। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, शब्द वाले पर।
शब्द, शब्दों में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो आप करेंगे हम शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था सबसे पहले बात आती है शब्द। परिभाषाएं पूछी जा रही है, मैं बार बार बता, परिभाषाएं, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को। अब ला म क ये वर्णों का मेल है, तो ये क्या शब्द है क्या? नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। अगर हम इसको करें कमल, अब ये शब्द है, आई बात समझ में? तो परिभाषा क्या हो जाती है कि वर्णों का सार्थक व्यवस्थित जो मेल है वो शब्द कहलाता है। समझ में आई? ठीक है, अब बात सुनो, शब्द के भेद, शब्दों के भेद भाई, शब्दों का वर्गीकरण। देखो सबसे पहला है कि भाई वर्गीकरण इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कई बुक में 5 भी है, हम 5 करेंगे। ठीक है, तो देखो कौन से सबसे पहले कौन से भेद कर रहे हैं अब हम? स्रोत के आधार पे, इतिहास के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, कौन से होते हैं? देखो सबसे पहला है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द, और 5वां है भाई संकर शब्द। एक दो एग्जाम्पल थोड़ा बता के चलती हूँ मैं आगे। ठीक है, अब बात सुनो, एक क्वेश्चन यहां से आता है, क्या तत्सम शब्द है? 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर कहते हैं तद्भव शब्द है। तो तत्सम तद्भव शब्द बेटा देखो वैसे तो याद करने की चीज है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो ऐसी ट्रिक है वो मैं तुम्हें बताती हूँ ताकि तुम्हारे काम आए। ठीक है, अभी तत्सम और तद्भव शब्दों को तुम कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो अब इनको मैं मिटा रही हूँ, तत्सम तद्भव को देखते हैं पहले। देखो तत्सम, तत्सम शब्द कौन से होते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं बिना कोई परिवर्तन किए। समझ गए? अब जैसे क्या है, अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द संस्कृत का शब्द है, तो अग्नि शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम। अब हमने परिवर्तित करके इसको क्या यूज कर रहे हैं इस शब्द को? आग, आग क्या हो जाएगा? तद्भव। तो देखो पर एक बार कि तत्सम शब्द तो वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों बिना कोई परिवर्तन किए हम हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं जिनको, और तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन से होंगे? संस्कृत के वे शब्द जिनको परिवर्तित कर हम हिंदी में प्रयोग में ला रहे हैं, परिवर्तन कर, जिनमें विकार करके। ठीक है, तो देखो कैसे पहचानोगे। एक तो क्या है, अभी हमने किए थे ना संयुक्त व्यंजन, किए थे 4 किए थे, अक्ष, व्यय और श, ये और एक री विषय वाला। पहली बात तो ये देखो, ये जो चारों अपने वर्ण है ये तुम्हें तत्सम शब्दों में मिलेंगे। अगर ये अक्षर, ये वर्ण कहीं भी है, किसी भी शब्द में है, वो शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा। समझ गए? दूसरी बात री, री इसकी मात्रा कैसे होती है? ये होती है ना री, ऐसे लगाते ना री, जैसे ये हो गई, सॉरी देखो जैसे ये है कृषि, ये री की मात्रा है ना। हाँ, तो ध्यान कर लो, री हो या फिर ये इसकी ये मात्रा हो, ये भी कौन से शब्दों में होगा? तत्सम में। 100% की ट्रिक है ये। समझ गए? ये अक्षर री और या री की मात्रा या फिर अक्षर य और श, ये अक्षर या ये वर्ण किसमें मिलेंगे? तत्सम शब्द में। समझ में आई? एक तीसरी बात और ध्यान करना, रे के रूप, रे के रूप, रे के रूप क्या भाई? 3 रूप होते हैं।
एक तो जैसे देखो, एक तो ये रेफ रे बोलते हैं इसको, एक है भाई क्रम, इसको पदेन रे बोलते हैं। एक रे का ये रूप है, एक है जैसे ड्रम, एक रे का ये रूप है। तो ये तीनों जो रूप है ना, ये तत्सम में मिलेंगे। समझ गए? समझ गए नहीं? ये इसको बोलते हैं रेफ रे, ये है पदेन रे, ये भी रे का ही एक रूप है। बात सुनो, क्या है, जैसे ये तो क्या है, खड़ी पाई वाले जो अक्षर होते हैं ना, खड़ी पाई, उनमें तो ये ऊपर लग जाता है, ठीक है। जो गोल अंडाकार आकृति में होते हैं जैसे ट्रक, इनमें क्या है, ये नीचे रह जाते हैं। तो ध्यान रखो, तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि रह के जो रूप है ना, ये तीनों, ये किस शब्द में मिलेंगे? ठीक है, ये कुछ भी याद रखना। बाकी देखो, याद करने की चीज है। एक और बताती हूँ बात, अगर देखो तत्सम शब्द है, क्वेश्चन आया है, 4 ऑप्शन मिलेंगे अपने को, उन चारों शब्दों में से जो हमें हार्ड लगे, बोलने में दिक्कत हो, थोड़ा सा जोर आए बोलने में, वो क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है। अब जैसे क्या आता है, प्रस्तर, प्रस्तर शब्द आ गया, एक आ गया पत्थर। अब बात सुनो, कौन सा हार्ड है? प्रस्तर हार्ड है ना। और वैसे भी ये देखो, रे का रूप, रे का रूप आ गया, तत्सम है। समझ गए? कर्म, मैं के ऊपर है, काम, काम। समझ गए? तो ये, अब बात सुनो, क्या था तीसरा? देसी शब्द। अब देसी शब्दों के लिए देखो भाई, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देशी शब्द, देसी या देशज शब्द किसे कहते हैं? देसी शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द देखो, जिन शब्दों को आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार हमने स्वयं ही उत्पन्न कर लिया है, उन्हें हम देसी शब्द कहते हैं। बात सुनो भाई, एक शब्द है ठेठ। अब ये कहोगे भाई, कहते ना इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर, सीधे एकेडमी में जाना, ठेठ, ठेठ एकेडमी में जाना, ठेठ। समझ गए? ठेठ पगड़ी है। अब लोटा है, बात सुनो, लोटा अगर बड़ा रूप होता है तो लोटा है, अगर उसी का रूप छोटा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लुटिया। अरे कहाँ से आ गया ये लुटिया? हमने ही तो बना लिया, ये लोटा था, छोटा रूप है लुटिया। अब मटका है, बड़ा रूप है मटका, उसको हमने क्या? मटकी। समझ गए? तो देसी शब्द है बेटा। अब बात सुनो, पुराने समय में घर से हम निकलते थे तो क्या था, कपड़े का थैला लेकर ही निकलते थे हाथ में, और जेब में पैसे होते थे। अब पता चलता था भाई हाँ ये शॉपिंग करने जा रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं, क्या बोलते थे हम उसको? कपड़े के उसको थैला, थैला, झोला, बस्ता, थैला, झोला, बस्ता। तो सारे देसी शब्द तो थे ये पहले, थैला, झोला, बस्ता। आजकल तो पता नहीं पर्स, वॉलेट, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, क्यों भाई? ठीक है, तो देसी शब्द आराम से पहचान सकते हो, देसी शब्दों को। समझ गए भाई? पहचान सकते हो ना आराम से देसी शब्दों को? थैला, झोला, बस्ता बोलते थे आजकल, तो इनको पहचान सकते हैं। अब बात आती है विदेशी शब्दों की, थोड़े से विदेशी शब्द देखो। देखो अपने विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशों से आए हैं? नहीं, अन्य भाषाओं के वे शब्द, अन्य भाषाओं के वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं? विदेशी शब्द। ठीक है, तो देखो भाई, बात सुनो, अगर विदेशी शब्दों को तुम करना चाहते हो तो एक बात सुनो, मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो। चल पड़े, हॉस्पिटल के सामने हम गए, जाते ही सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिलता है गेट पर? अस्पताल या हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल के आगे क्या खड़ी होती है? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस
शब्द हो गया, हॉस्पिटल अस्पताल शब्द हो गया। चलो एंट्री करिए हमने, अंदर अंदर घुसे हम हॉस्पिटल के, तो क्या दिखता है? सफेद कोट पहने हुए नर्स, नर्स, डॉक्टर। तो नर्स डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। उसके बाद और अंदर गए हम तो क्या है? ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, थिएटर, ये सारे जो मिलते हैं ना, तो लगभग 50-60 शब्द जो है अपने वो भी क्या है? अंग्रेजी के ही। अब बात सुनो, कुछ चीनी शब्द पूछे जाते हैं भाई पेपर में। चीनी शब्द, चीनी शब्द देखो भाई क्या है? चाय, चीनी, ठीक है, चाय चीनी शब्द दोनों को देखो, चीकू, लीची, चीनी शब्द चाय से शुरू है ना, चाय, चीनी, इन शब्दों को ध्यान में रखो, ठीक है। कुछ पुर्तगाली शब्द भी हैं, कुछ अरबी फारसी से आए हुए शब्द, बहुत सी भाषाओं से शब्द आए हुए हैं, समझ गए? अब क्या है? जैसे ज, फ, जैसे नुक्ता वाले, अब ज, फ, जैसे गजल, गजल, फलक, तो ये नुक्ता वाले वर्ड बोलते हैं इनको। ये किस में मिलेंगे तुम्हें? अरबी फारसी भाषाओं, समझ गए? उनमें मिलेंगे फारसी शब्द, गजल, फलक। तो थोड़ी सी ये पहचान देख लेना, बाकी ठीक है, बाकी याद करने की चीजें ये। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। उसके बाद कौन से शब्द थे? संकर शब्द, संकर शब्द, हाँ संकर शब्द। ये कौन से शब्द है भाई? ये देखो दो, देखो ये शब्द क्या है? दो शब्दों के योग से बने होंगे। एक शब्द किसी दूसरी भाषा का और एक शब्द किसी दूसरी भाषा का। मतलब क्या है? दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बन गया, ठीक है। जैसे क्या है? जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी। अब बात सुनो, गाड़ी और रेल दो शब्द है इसमें। अब रेल तो क्या है? अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी क्या है? हिंदी का है। तो ये रेलगाड़ी जो शब्द हो गया, ये क्या है? संकर शब्द, समझ गए? इसी तरह से एक शब्द है डबल रोटी, डबल रोटी। अब डबल अंग्रेजी का है, रोटी क्या है? हिंदी का है, तो डबल रोटी शब्द क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। संकर का मतलब होता है दोगला, दोगला। संकर बीज आता है, संकर प्रजाति है, ठीक है, समझ गए? तो ये हो गए अपने कौन से भेद? स्रोत के आधार पे, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पे। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। फटाफट मैं चलती हूँ अगले भेदों पे। रचना के आधार पे, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। तो दूसरा भेद देखो, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर। हाँ, ये क्या है? सबसे पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। उसके बाद में है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द है। उसके बाद है योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। ये तीन भेद है भाई। देखो मैं बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ इनके बारे में। रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के टुकड़े तो हो जाते हैं लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं होते, समझ गए? अब जैसे क्या है? पेन है। अब बात सुनो, चावल है, चावल शब्द है। अब चा और वल, ये टुकड़े कर लिए हमने, इनका कोई अर्थ है क्या? कुछ नहीं है। इसी तरह बहुत सारे शब्द, इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब जैसे घर है, घर, ठीक है। तो रूढ़ शब्द कौन से होंगे बेटा? कि जिन शब्दों के टुकड़े तो हो जाते हैं लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं होते। चलिए यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों को देखो, जैसे नाम से ही क्लियर है, योग, योग होता है जोड़। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और दोनों शब्द क्या होते हैं? सार्थक। दोनों शब्द क्या होते हैं? सार्थक। जैसे देखो भाई, विद्यालय, विद्यालय। अब
विद्यालय में क्या दो शब्द है, विद्या और आलय। आलय मतलब घर या मंदिर, विद्या आलय। उसी तरह से क्या है, हिमालय। हिमालय में दो शब्द कौन से हैं भाई, देखो हिम, हिम मतलब होती है बर्फ, और आलय मतलब क्या है, घर या मंदिर। समझ गए। उसी तरह से है देवालय। देवालय, देव मतलब क्या है, भगवान, और आलय मतलब घर या मंदिर। ठीक है। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं और दोनों शब्द क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक है। तीसरे पे चलो भाई। ठीक है। योग और रूढ़, ये कौन से शब्द होते हैं, सुनो। योग रूढ़ शब्द नाम से क्लियर है, दो शब्दों के योग से बने होते हैं। और कोई रूढ़, रूढ़ मतलब विशेष, पुराना, विशेष या पुराना अर्थ देते हैं। बात सुनो भाई, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, दो शब्दों के योग से बने होते हैं। ठीक है। और क्या है, कोई पुराना या विशेष अर्थ देते हैं। एक बात ध्यान रखना, बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं योग रूढ़ शब्द हैं। बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं योग रूढ़ शब्द हैं। देखो जैसे क्या है, दशानन शब्द है। दशानन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से, दस और आनंद। ठीक है। दस और आनंद दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर रूढ़ या पुराना अर्थ क्या दे रहे हो, रावण, रावण का अर्थ दे रहे हैं। दे रहे नहीं, समझ आ गई। उसी तरह से क्या है, देखो आशुतोष। अब है आशुतोष है, दो शब्दों से मिलकर बना, आशु और तोष, लेकिन रूढ़ किसके लिए है, आशुतोष शिव जी के लिए। गजानन, गज और आनंद दो शब्दों से मिलकर बना है। लंबोदर गणेश जी के लिए। एक दंत, तो कहने का मतलब है बहुब्रीहि समास के जितने एग्जाम्पल है वो सारे क्या हैं, योग रूढ़ शब्द। हो गए भाई ये शब्द तीनों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भेद और भी हैं शब्दों के। एक और भेद है रूप और प्रयोग के आधार पर, रूप या फिर कह लो प्रयोग के आधार पर। ये कौन कौन से हैं, देखो भाई यहां से लगभग चीजें कवर होंगी, ग्रामर की कई चीजें, तो ध्यान से देखो। रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला तो है विकारी शब्द, विकारी शब्द। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अविकारी। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ध्यान से देखो। अविकारी, इसको अवयव भी बोलते हैं शब्द। तो रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं भाई, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो विकारी शब्द तो वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में विकार होता है, परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है जिन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष, काल परिवर्तित होता है, वो होते हैं विकारी शब्द। अविकारी, अविकार नहीं विकार, जिन शब्दों में विकार नहीं होता। कहने का मतलब है जिन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष कुछ नहीं बदलता, उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी को वे भी कह सकते हैं। पीछे पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो शब्द खर्चे नहीं जाते उन्हें क्या कहते हैं, अबे नहीं वे, अबे। ठीक है। यहाँ से अब बात सुनो, विकारी शब्द कौन कौन से होंगे और अविकारी कौन कौन से। यहाँ पर लगभग ग्रामर आ जाती है हिंदी की। सुनो, सबसे पहला इसमें क्या आ जाएगा, संज्ञा। संज्ञा के जो शब्द हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जो भी शब्द है, भाववाचक, गुणवाचक, सारे क्या होंगे, विकारी होंगे। समझ गए, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ। अब दूसरी सर्वनाम। सर्वनाम के जो शब्द हैं वो भी क्या होंगे, विकारी होंगे। उसके बाद में क्या है, विशेषण। विशेषण के शब्द भी विकारी होंगे भाई। जैसे काला विशेषण है, काली हो जाएगा, काले हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब क्या, क्रिया। क्रिया जैसे क्या है, मोहन लिखता है,
सीता लिखती है, मतलब लिखता, लिखती, लिखते, चेंज होते हैं ये। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे शब्द क्या होंगे? विकारी होंगे। समझ गए? ये सारे टॉपिक्स हैं अपने हिंदी के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, अब बात सुनो, अविकारी या अव्यय कौन से होते हैं? क्रिया के बाद क्या आएगा? देखो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद है भाई समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जिसको इंग्लिश में तुम लोग कंजक्शंस बोलते हो, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक, और उसके बाद में संबंध बोधक, संबंध बोधक, और फिर है निपात। देखो भाई एग्जाम में निपात वगैरह पूछ लिए जाते हैं। निपात क्या होते हैं? निपात देखो, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात, ये सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, मतलब इनमें कोई विकार नहीं होता। एक एक दो एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ, बात सुनो। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये चार तरह के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। समझ गए? अब जैसे क्या है, मोहन धीरे धीरे चलता है, ये उसकी रीति है, तरीका है। अब धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्या हो गया भाई? देखो, धीरे धीरे, अब इसमें कोई विकार होता है क्या? नहीं होगा ना। अब कालवाचक जैसे आज, कल, इनमें कोई विकार होता है? नहीं। समझ गए? तो मतलब क्या, क्रिया विशेषण भी क्या है? स्थानवाचक। जो शब्द क्रिया कौन से स्थान पर हुई है ये बताएं, वो क्या होते हैं? स्थानवाचक। जो क्रिया कौन से समय में हुई है वो समय बताएं। तो कालवाचक, वो हुई, वो क्रिया हुई किस तरीके से, वो रीतिवाचक है, विधिवाचक। अब वो क्रिया हुई कितनी है, मापतोल बताए, तो वो परिमाणवाचक। समझ गए? तो ये सारे अव्यय हैं, अविकारी हैं। समुच्चय बोधक में क्या आता है भाई? तथा, और, किंतु, परंतु, या। अब इनका कुछ चेंज नहीं होता है ना बेटा, तो ये क्या है? अव्यय है, अविकारी है। अब है विस्मयादि बोधक। आहा कितना सुंदर दृश्य है, छी छी कितनी गंदगी है, बल्ले हम जीत गए। देखो, शाबाश भी आएगा, जैसे शाबाश। अब इसका कुछ चेंज होगा क्या? शाबाश। ठीक है, उसके बाद में देखो आहा, आहा, ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है। समझ गए? विस्मयादि बोधक जो शब्द होता है ना, उसके साथ में विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है। एक बार एग्जाम में मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्मयादि सूचक चिन्ह कहाँ पर लगता है? वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में। तो कहाँ लगता है? शुरू में। जैसे आप कहे आहा कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, उसी तरह से कहे छी कितनी गंदगी है, तो स्टार्टिंग में आते हैं हमेशा वाक्य के विस्मयादि सूचक जो चिन्ह होता है, ये उस शब्द के साथ लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। संबंध बोधक है, उसका, उसकी, का, की, के। समझ गए? तो इनमें क्या कोई विकार नहीं। अब बात है निपात। ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर। अब इनमें कुछ परिवर्तन होता है क्या? होता है क्या? नहीं। निपात, निपात का प्रयोग करते ही अर्थ में इन पर अगर हम जोर दबाव देते हैं ना, तो अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब जैसे ही है, एक एग्जांपल से बता रही मैं तुम्हें, ही। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ मोहन, जोर दूं ही पे, मोहन ही दिल्ली जाएगा। ही, इससे क्या स्पष्ट हो गया? मोहन ही जाएगा, कोई और दूसरा नहीं। अगर हम भी का प्रयोग करें, भी पर जोर दे कि मोहन भी दिल्ली जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाता है और कोई जा रहा है, वो तो जा रहा है, मोहन भी जाएगा। समझ गए? तो ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, बाकी सारे निपात है। इनमें कोई लिंग, वचन, काल, पुरुष में कुछ भी विकार या परिवर्तन नहीं होता। समझ आया भाई? ये सारे हो गए। एक इसका बस एक शब्दों का एक भेद में वैसे ही बता देती हूँ तुम लोगों को कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद आते हैं, सार्थक और निरर्थक। समझ गए?
सार्थक शब्द में क्या होगा बेटा? एकार्थक शब्द, ठीक है। उसके बाद में समानार्थी शब्द, उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई? विपरीतार्थी, जिनको विपरीतार्थी को विलोम बोलते हैं। समानार्थी को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी। जैसे कनक शब्द है, कनक का मतलब क्या? सोना, धतूरा, गेहूं। अब हार है, हार, हार का अर्थ क्या? पराजय, गले का हार। अनेकार्थक शब्द, समझ गए? एकार्थक शब्द होते हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होंगे वो एकार्थक होते हैं। तो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, है ना? एकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उसके बाद में ये समानार्थक, विपरीतार्थक की। तो ये शब्द वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करती हूँ मैं, ठीक है। वाक्य, वाक्य का चैप्टर देखो भाई। वाक्य, सबसे पहली बात तो आती है वाक्य की परिभाषा क्या है। वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। समझ गए? शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब जैसे देख ये लिखे हम कि मैंने चावल खाए। अब बात सुन, लिखे खाए मैंने चावल। तो ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? ना तो ये सार्थक ना ये व्यवस्थित। ये व्यवस्थित है, मैंने चावल खाए, तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य सही होगा, ठीक है। अब बात सुनो, वाक्य के भेद, जो मेन बात जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बात सुनो। वाक्य के भेद दो आधार पे हमें सुनना। एक तो पूछा जाता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? पूछा गया है, संख्या पूछी गई है पेपर में 6। कौन कौन से होते हैं? देखो, नंबर 1 है विधानवाचक, ठीक है। फिर है निषेधवाचक, निषेधवाचक। फिर है भाई प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, इच्छावाचक है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? संकेतवाचक। उसके बाद में क्या है? विस्मयादि बोधक। और 7वां है आज्ञावाचक। और 8वां कौन सा है? संदेहवाचक हो गया? नहीं, संदेहवाचक, संदेहवाचक। तो ध्यान रखना, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं? 8, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ते हो तुम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ते हो। तो देखो, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक बार इनकी पहचान, ठीक है। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से कोई साधारण जानकारी प्राप्त होती है, जिन वाक्यों से कोई साधारण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे क्या है? भारत एक देश है, क्या ये विधानवाचक है? समझ रहे नहीं? हाँ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, ये भी एक जानकारी है भाई। तो विधानवाचक वाक्य होंगे जिनमें कोई जानकारी प्राप्त होती है जिन वाक्यों से हमें। अब निषेधवाचक, इनको नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं भाई, नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं इनको। निषेध, निषेध का मतलब क्या होगा? नहीं, ना,
ये प्रयुक्त हो गए भाई। मैंने आज पढ़ाई नहीं की, ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। अब ये कहो मैंने आज सारा दिन पढ़ाई की, ये क्या हो गया? विधानवाचक हो गया? नहीं ना, झूठ ना बोलो, झूठ मत बोलो, ये सारे क्या हो गए? निषेधवाचक वाक्य हो गए। अब बात सुनो प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा? प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में जहां प्रश्न करने का बोध हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, समझ गए? और प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, समझ गए? अब बात है इच्छावाचक। इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, वो वाक्य इसमें आएंगे। भगवान करे तुम दीर्घायु हो, ठीक है, तुम्हें सफलता प्राप्त हो, ठीक है, इस तरह की क्या आ जाएंगी ये वाक्य इच्छावाचक में। अब संकेतवाचक वाक्य में इसको ध्यान करना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है संकेतवाचक वाक्य में से। एक तो संकेत किया गया हो, जैसे यह मकान मेरा है, ये भी एक संकेत है, लेकिन ध्यान में रखना संकेतवाचक वाक्य में ध्यान करो, इनको क्या बोलेंगे भाई? एक ये कहते ना कि संकेत, इशारा, इशारा किया गया हो किसी चीज के बारे में। अब जैसे मैंने बताया कि ये पेन क्या है? मेरा है, ठीक है, ये मेरे दादाजी है, ठीक है, संकेत किया गया हो। विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, अचंभा, शोक, खुशी जाहिर होती है, ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने, आहा कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, बल्ले हम जीत गए, ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। उसके बाद में आज्ञावाचक, जिसमें क्या हो? आज्ञा दी गई हो, आदेश दिया गया हो, कृपया आप चुप हो जाइए, कृपया यहाँ बैठिए, ठीक है, आप बाहर जाइए, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य। संदेहवाचक, शायद आज वर्षा हो, ठीक है, संभवतः है वह आज आए, संभावना तो है उसकी, संदेह, डाउट हो जिसमें थोड़ी, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ बैठे हो, सबको पता है, अब भाई घर पे जितने भी सदस्य होते हैं कौन क्या करता है इस टाइम? माता जी ये कर रही, मतलब ये बात है, शायद माता जी खाना बना रही होगी, तो डाउट है, संदेह है, ठीक है, भाई रोज तो बनाती है इस समय खाना, क्या पता भी वो कोई काम कर रही हो, तो शायद, संभवतः, ये दो वाक्य भी है, ठीक है। तो ये तो हो गए अर्थ के आधार पे। अब एक और देखो रचना के आधार पे, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर 3 है भाई। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। कौन से 3? सबसे पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, और तीसरा मिश्र या मिश्रित। देखो थोड़ी थोड़ी पहचान बताती हूं मैं, थोड़ी थोड़ी पहचान। सरल वाक्य, सरल वाक्य कौन से होते हैं बेटा? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, राम तो क्या हो गया इसमें उद्देश्य, और पढ़ता है क्या हो गया? विधेय। कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वो वाक्य क्या होंगे? सरल वाक्य, साधारण वाक्य नहीं कहते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, और, तथा, किंतु, परंतु, अन्यथा। अब बात सुनो, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। अन्यथा का मतलब होता नहीं तो, अन्यथा। 2 सरल वाक्य हैं और समुच्चय बोधक किससे जुड़े हैं? अन्यथा से। मेहनत करो एक सरल वाक्य ये हो गया, फेल हो जाओगे एक सरल वाक्य ये हो गया, अन्यथा से जुड़ा है। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ठीक है। अब अपने घर पर ही कोई आता है, हम पूछते हैं आप चाय लेंगे या कॉफी, या, समझ गए? तथा, और, ये सारे के इनसे जुड़े होते हैं ना, जो 2 सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जो है समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं ना, कंजक्शन से, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है बेटा? मिश्र वाक्य में है, सुनो, मिश्र वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है, और 1, 2, 3 जो है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे अब बात सुनो, की, क्योंकि, ठीक है, जो, सो। बात सुनो, जैसे क्या है? प्रधानाचार्य ने कहा कि, छोटी की,
से जुड़े हुए, इसमें आइए मिश्र वाक्य ही होगा वो। मैंने कहा कि कल वर्षा होगी, प्रधानाचार्य ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी कि, क्योंकि मैंने आज गृह कार्य नहीं किया क्योंकि मुझे घर पर कोई जरूरी काम था। समझ गए ये इनसे। तो ये हो गया अपना वाक्य वाला चैप्टर भी पूरा। ठीक है, कल का दिन और है अपने पास, कुछ एक जो टॉपिक्स हैं उनको हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए।